हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द चैलेंजेस रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। नाउ ये है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एग्रीकल्चर, जिसमें के हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। और आपका सवाल है कि वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इन द वर्ल्ड, जिसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए रशिया, बी चाइना, सी इंडिया, डी यूएसए। इसका राइट आंसर जानने के लिए आप इस लेक्चर को एंड तक फॉलो करो। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर के लास्ट में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और हमको फॉलो करें ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एट रोश स्टडी, जहां पर के आप 9th और 10th से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर फील्ड में जो ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री है ये कितनी पुरानी है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है, बल्कि हम इसको कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही देखते आ रहे हैं। और आप में से जिसको ग्लोबलाइजेशन टर्म के मीनिंग नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग आईफोन्स यूज करते होंगे, हो सकता है आप भी यूज करते हो या यूज करने का इरादा रखते हो। तो ये जो आईफोन है, ये मैं आपको बता दूं कि ये अब आकर इंडिया में काफी इजीली मिल जाता है। वरना अगर हम बात करें 80s 90s की, तो आईफोन किसी के पास होना बहुत ही मुश्किल था। बल्कि आईफोन क्या, मैं ये कहूंगा कि मोबाइल ही उस टाइम पर किसी के हाथ में होना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। बिकॉज जिस तरह की मार्केट आज है ओपन मार्केट, उस टाइम पर इस तरह की मार्केट हमें देखने को नहीं मिलती थी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। या फिर हम ये देखते हैं कि इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी फूड मार्केट है, तो इंडिया के वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये दुनिया तक नहीं पहुंच पाते थे। बट आज की तारीख में हम देखते हैं कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करता है। इसके मायने चाहे आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, आप वहां पर भी इंडियन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मजा ले सकते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन टर्म कॉइन हुआ है फ्रॉम द टर्म ग्लोब। जब कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट दुनिया के हर कोने में पहुंच जाए, तो हम ये बोलेंगे कि नाउ अब उस प्रोडक्ट का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। और अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री की, तो हम ये देखते हैं कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स जो इंडिया आते थे, वो यहाँ से इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे दुनिया के और दूसरे कंट्रीज को। और जो यहाँ के फार्मर्स थे वो इनको भी एनकरेज करते थे, खासकर जो साउथ इंडिया के फार्मर्स थे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन साउथ इंडिया। तो ये साउथ इंडिया के फार्मर्स को भी काफ़ी एनकरेज करते थे इस तरह के क्रॉप्स को उगाने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए। और अगर हम आज भी देखें तो इंडिया में से जो एक्सपोर्ट किए जाने वाले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, उनमें स्पाइसेस भी सरे फहरिस्त हैं। फिर इसके अलावा जो कॉटन था, ब्रिटिश पीरियड के दौरान हम ये देखते हैं कि इंडिया उसका भी काफ़ी बड़ा हब बन चुका था। और जो कॉटन था वो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था एज रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। जहाँ पर के जहाँ पर के मैनचेस्टर और लिवरपूल के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी बाय द इंडियन कॉटन। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है वो बोला जाता है गुजरात में अहमदाबाद को, बिकॉज वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और वहाँ का जो फैब्रिक होता है वो लाजवाब होता है। फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने इंडियन को कॉटन के प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी प्रेस किया, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि चंपारण मूवमेंट 1917 में बिहार में स्टार्ट हुआ, जो कि नींव बना ऑफ आवर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो चंपारण मूवमेंट के बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं मेरा लेक्चर, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दैन 1947 में जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की, तो उस टाइम की जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट थी उसने ट्रेड पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए, बिकॉज जो इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था वो भी ट्रेड के ही थ्रू किया गया था।
बट पार्टिकुलरली आफ्टर 1990 1990 के बाद हम ये देखते हैं कि ट्रेड पर ये जो इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस थे ये उठा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को यहाँ पर सामना करना पड़ा कई सारे नए चैलेंजेस का। और जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई था, जैसे कि राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट और मसाले। इस सब के बावजूद भी जो डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज्ड थे, काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे फार्मर्स के सामने आगे आ गए। तो यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये सोच रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स अगर फूड ग्रेन्स ही प्रोड्यूस करते रहे तो इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में है। इसीलिए वो रेकमेंड कर रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करें और वो सीरियल्स के बजाय ग्रो कराएं हाई वैल्यू क्रॉप्स को, जिससे कि उनकी इनकम भी इंक्रीज हो और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो डिक्रीज हो। तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये कैसे कम होगा? तो इसके लिए फार्मर्स को यहाँ पर चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं फ्रूट्स को, मेडिसिनल हर्ब्स को, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जो हैं उनको, या जोजोबा वगैरह इस टाइप के जो भी क्रॉप्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराना चाहिए, बिकॉज ये कम इरिगेशन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बिकॉज इनको काफ़ी कम इरिगेट करने की ज़रूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू राइस और शुगर केन। और जो इंडिया का क्लाइमेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कराने में। तो ये था होल एनालिसिस। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर को लेकर। तो इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, किसी और चैप्टर के बारे में। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताता चलूं इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के बारे में। और आपका सवाल था कि दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हीट का कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी, चाइना। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।